मैं तुम्हें एक नोबलस बनाऊंगा। क्या सच में फादर? फादर, ये आपको क्या हो गया? मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शादी तोड़ दो। तुम बास्टर्ड, मेरा नाम जरा ढंग से बोलो। ये नोबल नेम मेरे फादर ने मुझे दिया था। 15 साल पीछे आ गई हूँ और अपनी इस लाइफ में मैं तुमसे रिवेंज लूंगी, माइकल एलन क्विज। सो हे, व्हाट्स अप ओताकू आर्मी। आज हम एक नया मानवा स्टार्ट करने वाले हैं। आई टेम्ड माई एक्स हस्बैंड्स मैड डॉग। ये सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मैं हमेशा की तरह कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो बिना ज्यादा बकवास करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फादर और डॉटर को दिखाया जाता है। फादर कहता है, मेरी प्यारी एप्पल पाई, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें इस पूरी कंट्री की सबसे बड़ी नोबलेस्ट वुमेन बनाऊंगा। ये सुनकर वो बच्ची कहती है, क्या सच में फादर, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगले ही पल जब वो उसके फादर को देखती है, वो बुरी तरह डर जाती है और कांपती हुई कहती है, क्या फादर, आपको ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक लेडी कहती है, ये सारी मेमोरीज और आसपास की जगह, ये तो पक्का से मार्कस लिंके का मेंशन है, जो कि मेरे फादर थे। लेकिन ये जो बॉडी मेरे सामने है, ये तो पहले ही 15 साल पहले मर चुके थे। फादर, तभी पीछे से एक पर्सन बोलता है, क्या अब तुम अपने होश में आ चुके हो, राइनहार्ट लिंके? तो गाइस, इस सीरीज की जो मेन लीड है वो यही है, राइनहार्ट लिंके। तभी वो पर्सन कहता है, तुम तो बिल्कुल इस तरह रो रही थी मानो तुम तो सब कुछ ही भूल गई हो। इवन तुमने गुस्से में आके बहुत से लोगों को मारा भी। तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि जो क्राउन प्रिंसेस है उसको इस तरह का रैकलेस बिहेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये सुनकर राइनहार्ट अपने मन में कहती है, मैं पक्का श्योर हूँ, ये आवाज तो पक्का क्राउन प्रिंस की है, माइकल एलन क्विज। वैसे अब मैं जल्दी ही तुम्हें डाइवोर्स देने वाला हूँ, क्राउन प्रिंसेस। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, क्या तुमने अभी डाइवोर्स कहा? वो कहता है, बिल्कुल राइनहार्ट, मैं अब तुम्हें ये ऑफिशियली बताना चाहता हूँ। ये सुनकर राइनहार्ट मन में कहती है, आगे माइकल एलन क्विज पक्का से यही कहेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शादी, उसके आगे बोलने से पहले रियलिटी में माइकल सेम चीज बोल देता है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी शादी तोड़ दो। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, यो हाइनस, अब क्या आप मेरे फादर के कॉफिन के सामने इस तरह की बात करेंगे? फिर वो अपने मन में कहती है, माइकल एलन क्विज, वॉर के अंदर मेरे फादर मारे गए, वो भी सिर्फ तुम्हारी जगह पर। मुझे अच्छे से याद है, ठीक 15 साल पहले मैंने यही वर्ड्स तुमसे कहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरी फादर की डेथ हुई, क्योंकि तुम ही ने उनको वो ऑर्डर दिया था। तो आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी उसे मार्कस लिंके की मेमोरी भी याद आने लगती है, जिसमें वो उससे कहते हैं, मेरी प्यारी एप्पल पाई, मैं एक दिन पक्का से तुम्हें इस पूरी कंट्री की सबसे नोबलेस्ट वुमेन बनाऊंगा। फिर इसी वजह से मेरे और क्राउन प्रिंस के बीच में उन्होंने एक पॉलिटिकल मैरिज अरेंज कराई। ऐसा करके मेरे फादर ने सच में मुझे एक बहुत ही ऊंची नोबलेस्ट पोजीशन दिला दी पूरे एलन क्विज एम्पायर के अंदर। मैं अपनी 12 साल की उम्र में ही क्राउन प्रिंसेस और माइकल एलन क्विज की वाइफ बन चुकी थी। एंड हाँ, ऑफ कोर्स, जैसा कि हर पॉलिटिकल मैरिजेस में होता है, यहाँ पर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी मेरे और क्राउन प्रिंस के बीच में। तभी हमें दिखाया जाता है एक दूसरी लेडी को, जो क्राउन प्रिंस के गोद में बैठी होती है। वो कहती है, यो हाइनस, प्लीज आप सारवा डेजर्ट से जो सॉल्ट इंपोर्ट कराते हैं उसको रोक दीजिए, एंड फिर जो मेरी फैमिली है उससे वो सॉल्ट परचेज कीजिए। ये सुनकर माइकल कहता है, तुम ये इतना बोल्ड होकर कह रही हो, अगर मैंने ऐसा किया तो पक्का से जो सारवा के लोग हैं वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर ये रिक्वेस्ट तुमने करी है तो मैं इसे जरूर करूंगा। फिर हमें बताया जाता है, इस लेडी का नाम डल्सेनिया कानारिया है, जो कि कानारिया फैमिली की प्रिंसेस है, और उसको एक हॉस्टेज के रूप में रखा हुआ है एलन क्विज एम्पायर में। एंड क्राउन प्रिंस इसके प्यार में गिर चुका है और इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही टायरेंट हो गई है। फिर थोड़े समय बाद क्राउन प्रिंस के पास एक नाइट आता है। वो कहता है, यो हाइनस, सारवा के जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि आपने जो उनके साथ एक्सक्लूसिव सॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रेक कर दिया है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है, अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर वो नाइट कहता है, लेकिन माय लॉर्ड, ये एक इंपीरियल ऑर्डर है जो कि योहाइनस को खुद ही रिजॉल्व करना होगा। ये सुनकर माइकल कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो इस केस को किसी एक्सपीरियंस जनरल को हैंडल करना चाहिए, तो जल्दी से मार्कस लिंके को यहाँ पर बुलाओ, मैं उसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर में मार्कस लिंके वहाँ पर पहुंच जाता है। वो कहता है,
यो हाइनस, एक रिटायर्ड ओल्ड मैन होने के बावजूद ये बहुत ही होनर की बात है कि आपने मुझे बुलाया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन इन रिटर्न मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। ये सुनकर माइकल पूछता है, तो आखिर तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा फेवर चाहिए। मार्कस कहता है, मेरे वॉर में जाने के बदले आपको प्रिंसेस कानारिया के साथ रिलेशनशिप तोड़नी होगी और मेरी डॉटर के साथ आपको शादी करनी होगी। ये सोचते हुए राइनहार्ट कहती है, मेरे फादर सिर्फ मेरी वजह से वॉर के अंदर चले गए और आखिर में वो इस कोल्ड कॉफिन के अंदर है। तभी माइकल कहता है, बिल्कुल राइनहार्ट, तुम्हारे फादर की डेथ के बदले कुछ तो अच्छा रिवॉर्ड तुम्हें मिलना ही चाहिए। अब जब वो हमसे बहुत ही ज्यादा लॉयल थे तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूं। मेरे ख्याल से 1 मिलियन एलेंग एकदम बढ़िया रहेगा। इसके साथ मैं तुम्हें हेल्का एस्टेट भी देने को तैयार हूँ। फिर हमें हेल्का एस्टेट के बारे में बताया जाता है, जो कि पूरे एम्पायर में सबसे फर्टाइल लैंड है। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, मेरी जैसी क्राउन प्रिंसेस के लिए जिसको निकाल दिया हो, क्या उसके लिए ये लैंड सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही रिच एंड फर्टाइल है। फिर वो आगे कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे एक लाइफ के बदले लाइफ चाहिए। मुझे आप प्रिंसेस कनारिया की लाइफ दीजिए जिसके लिए मेरे फादर ने भी कुर्बानी दे दी। तो मुझे उस डल्फिनिया के हाथों को काटना पड़ेगा, तभी जाकर मेरे गुस्से को शांति मिलेगी। ये सुनकर माइकल कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास करी जा रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अगर तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं आया तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी राइनहार्ट उसके एकदम पास आ जाती है और कहती है, मुझे रिवॉर्ड के बदले तुम्हारा सर चाहिए माइकल एलेंकोइस। मैं इसको काट कर उस बिच डल्फिनिया को उसके कुत्ते के खाने के लिए दे दूंगी, तब जाके मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। यू बास्टर्ड। ये सुनकर माइकल एकदम गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है, राइनहार्ट लिंके, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, क्राउन प्रिंस के सामने इस तरह की बातें करने की। जब जब तुम अपना मुंह खोलती हो बस इसी तरह की बकवास करती हो। मुझे लगता था कि तुमने बस अपने फादर को ही खोया है, लेकिन अब लगता है कि तुम अपना दिमाग भी खो चुकी हो। अब बस बहुत हो गया, आज के लिए बहुत हो चुका है। जल्द ही इंपीरियल पैलेस तुम्हें एक अप्रूवल लेटर भेजेगा ताकि हमारी मैरिज टूट सके। एंड हाँ, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर राइनहार्ट अपने मन में कहती है, मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 15 साल उसी हेल्का एस्टेट में, जो कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, मरते हुए बिता दिए। फिर हमें वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रोते हुए कहती है, फादर मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, प्लीज मुझे आपके पास पास्ट में वापस आना है, प्लीज मुझे एक सेकंड चांस चाहिए। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी ज्यादा प्रेयर करी थी ताकि मुझे एक ऐसा मौका मिल पाए जिसमें मैं माइकल एलेंकोइस को काट सकूं। तभी प्रेजेंट में राइनहार्ट अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधा माइकल के राइट लेग में स्टैब कर देती है। कुछ सेकंड्स तक तो माइकल को समझ में ही नहीं आता कि आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या। फिर अगली पल वो दर्द की वजह से बहुत तेज चिल्लाता है। तभी राइनहार्ट मन में कहती है, मैंने हद से ज्यादा प्रेयर करी, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कितनी बार अपना मन बना लिया था कि अगर मुझको किसी भी तरह एक चांस मिल गया तो मैं अपनी सारी डिग्निटी को साइड में रखकर पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। तभी हमें माइकल को दिखाया जाता है। तभी माइकल जमीन में रेंगते हुए कहता है, तुम बिच कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टैब करने की, राइनहार्ट लिंके। ये सुनकर राइनहार्ट चिल्ला के कहती है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम अपने कचरे जैसे मुंह से मेरा नाम मत लो, क्योंकि ये एक नोबल नेम है जो कि मेरे फादर ने मुझे दिया था। वो अपने मन में कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने पास्ट में वापस आ चुकी हूँ। जिस दिन माइकल ने मुझे छोड़ दिया था, ठीक अब से 15 साल पहले, जब मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल थी और अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, तभी सीन शिफ्ट होता 2 महीने बाद का। राइनहार्ट किंग के सामने घुटनों पर बैठी होती है। किंग कहते हैं, राइनहार्ट डेल्फिना लिंके, तुमने क्राउन प्रिंस को जान से मारने का क्राइम कमिट किया है, तो इसी वजह से तुम्हारा जो क्राउन प्रिंसेस का टाइटल है वो तुमसे छीन लिया जाता है, और इसी के साथ जितने भी तुम्हारी लिंके फैमिली की इनहेरिटेंस और राइट्स है वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये सुनकर राइनहार्ट अपने मन में कहती है, तो इसका मतलब ये कोई ड्रीम नहीं है, मैं सच में पास्ट में वापस आ गई हूँ। क्योंकि 15 साल पहले जब मुझे इसी तरह डीथ्रोन किया गया था, तो जितने भी मेरे फादर मार्कस लिंके की प्रॉपर्टी, असेट्स और वेसल्स थे, उन सभी को माइकल एलेंकोइस को दे दिया गया था। क्योंकि फिल्डॉन फैमिली का जो लौता सन था वो मर चुका था। तभी माइकल लंगड़ाते हुए वहां पर पहुंचता है। उसको देखकर राइनहार्ट कहती है, चलो इस बार पास्ट में आकर मैंने कुछ तो बढ़िया काम किया, कम से कम इस बास्टर्ड के पैरों को तो तोड़ दिया।
आगे फिर कभी ये उस बिच के साथ कभी भी डांस नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा हंस रही होती है। उसे देखकर माइकल गुस्सा हो जाता है। तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक छोटी सी क्रिमिनल हो। इसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो किंग से कहता है, फादर इस पागल औरत के बारे में कुछ करिए। लेकिन फिर किंग कहता है, तुम चुप करो बेवकूफ लड़के, सिर्फ तुम्हारे ऐसे रेकलेस बिहेवियर की वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। तुम एक छोटा सा प्रॉमिस भी नहीं रख सकते थे, और इसी वजह से जो इंपीरियल फैमिली का ट्रस्ट है वो भी हमारे ऊपर से हटता जा रहा है। एंड पूरा एम्पायर अभी भी मार्कस लिंके की डेथ की वजह से बहुत दुखी है। लेकिन इसके बावजूद तुमने राइनहार्ड को डाइवोर्स दे दिया। तुम तो शुक्र मनाओ कि अभी भी तुम्हारे पास ये पोजीशन है। तभी किंग राइनहार्ड को कहता है, फिर अब एक लौती टेरिटरी जो राइनहार्ड के लिए बचती है वो एक बंजर जमीन है जो कि लुधैन में फिल्डॉन फैमिली की प्रॉपर्टी है। ये सुनकर राइनहार्ड कहती है, इसका मतलब अब ये मुझे बर्फ में जमा कर मारना चाहते हैं। वो बताती है, लुधैन मेरी मदर की टेरिटरी है। वो बहुत ही गरीब और बंजर जगह है जहाँ पर साल के 6 महीने सिर्फ बर्फ ही गिरती है। ये तो बिल्कुल भी हेल्का की तरह नहीं है जो कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ में मिला था। फिर गार्ड्स उसे वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन तब भी राइनहार्ड बहुत ज्यादा हंस रही होती है और वो अपने मन में कहती है, वेल चलो बढ़िया ही हुआ। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे पापी को ऐसी सजा मिलनी थी क्राउन प्रिंस के द्वारा। मैं इसी तरह बार बार मरूंगी और फिर रिबॉर्न होंगी जिस प्लेस से तुम मुझे बैनिश कर रहे हो। और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक वो लेजेंडरी ड्रैगन नहीं आ जाता जो कि राम माउंटेन से निकलेगा। मैं हर बार सरवाइव करूंगी, बार बार सरवाइव करूंगी जब तक वो दिन नहीं आता। और फिर माइकल एलेंक्विस तुम्हें कर्ज करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है। वहां पर एक नाइट राइनहार्ड को ले जा रहा होता है। वो कहता है, अब मैं ये सब और नहीं कर सकता। ये सुनकर राइनहार्ड उसे कहती है, अब जब तुमने पैसे ले लिए हैं तो कम से कम तुम्हें अपना काम तो करना चाहिए। वैसे भी अब पूरा 1 महीना हो चुका है जब से हमने स्नो माउंटेन को चढ़ना शुरू किया है, तो इसके हिसाब से मैंने लगभग कॉन्ट्रैक्ट का 2/3 पार्ट तो पूरा कर ही दिया है, तो ये अभी भी वैलिड है। ये सुनकर राइनहार्ड कहती है, ये बास्टर्ड आखिर कितना कमीना है। फिर राइनहार्ड हमें बताती है, ये एक मर्सनरी है जो कि मेरी सबसे क्लोजेस्ट मेड जोहाना ने हायर करा था, जो मुझे रास्ते में गाइड कर सके। अब क्योंकि मुझे लुधैन तक अकेले ही सफर तय करना था, तो मुझे अब हैरानी नहीं हो रही कि इतनी आसानी से एग्री कर गया, इतनी लंबी जर्नी होने के बावजूद। तो ये सारी उस बास्टर्ड माइकल की स्कीम थी। फिर वो उस मर्सनरी से कहती है, ऑलराइट, अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहीं से वापस जा सकते हो। ये सुनकर वो मर्सनरी कहता है, जरा तुम 1 मिनट रुको, तुम्हें मुझे मेरी ट्रिप के लिए पे करना पड़ेगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे दे दो, स्पेशली ये जो स्वॉर्ड तुम्हारे पास है ये भी मुझे चाहिए। ये सुनकर राइनहार्ड कहती है, ये स्वॉर्ड मेरी लिंक के फैमिली की है। अगर तुम इसको कैरी करोगे तो तुम हम में से एक माने जाओगे और फिर मुझसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। ये सुनकर वो मर्सनरी कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी नोबल एक्स क्राउन प्रिंसेस की गर्दन पहले उड़ेगी। ये कहकर वो राइनहार्ड की गर्दन पे तलवार रख देता है। फिर राइनहार्ड अपने मन में कहती है, मैं इस लाइफ को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकती जो कि मेरे फादर ने मुझे दोबारा दी है। फिर वो उस मर्सनरी से कहती है, बस मेरे पास यही एक चीज है, तो इसको लो और दफा हो जाओ। लेकिन तभी वो मर्सनरी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, अरे जरा रुको, इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुम्हें? फिर राइनहार्ड उसे कहती है, आखिर अब तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? वो कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मुझे सब कुछ चाहिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है? फिर राइनहार्ड कहती है, मेरे पास जो कुछ भी था मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अब तुम्हें और क्या चाहिए? फिर वो मर्सनरी कहता है, नहीं, अभी एक और चीज बाकी है। ये कहकर वो उसके कपड़े फाड़ने लगता है। अगर तुम मुझे इसका टेस्ट कराए बिना ही भेज दोगी फिर तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। फिर राइनहार्ड उसके मुंह पर थूक कर उसको कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर उस मर्सनरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे पीछे से जोर का धक्का दे देता है और कहता है, तुम बेहुदा लड़की, तुम्हें क्या अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुछ वैल्यू है? मैं तो बस तुम्हें थोड़ा टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि एक वक्त पे तुम क्राउन प्रिंसेस हुआ करती थी, लेकिन तुम तो मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही हो। फिर वो उसके बालों को भी खींचने लग जाता है। राइनहार्ड चिल्ला के कहती है, तुम कमीने बास्टर्ड, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उसके बाद वो मर्सनरी उसे दूर फेंक देता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव करता अगर तुम मेरी बात मान लेती तो, लेकिन मुझे बस तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है अभी। ये कहकर वो उसकी स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसके पास बढ़ने लगता है। राइनहार्ड उसे कहती है, तुम बास्टर्ड पक्का पछताओगी ये करके। वो मर्सनरी कहता है, अगर मैंने तुम्हारी जैसी अबेंडेंट वुमेन को टच भी कर लिया तो क्या हो गया? आखिर किसको परवाह है? राइनहार्ड अपने मन में कहती है, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
इस जैसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तभी उस मर्सनरी के सर पे पीछे से कोई अटैक करता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसको देखकर राइनहार्ट कहती है, हाँ अब आखिर इसको क्या हो गया, ये इस तरह अचानक से कैसे गिर गया, क्या इसको किसी ने मारा। फिर वो कहती है, ये वक्त इस तरह की बातों को सोचने का बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल नहीं खो सकती, यही एक लौता चांस है मेरे पास, अब तुम मरो बास्टर्ड। ये कहकर वो उसके पेट के अंदर स्वॉर्ड को घुसा देती है और वो मर्सनरी वहीं पे मर जाता है। राइनहार्ट कहती है, आखिरकार फाइनली मैंने कर ही दिया, मैं जिंदा हूँ। तभी उस मर्सनरी की बॉडी के पास से खून में सना हुआ एक नारियल निकलकर बाहर आता है। उसको देखकर राइनहार्ट कहती है, क्या ये तो एक फ्रूट है, इस पर थोड़ा खून भी लगा हुआ है, क्या इसी के लगने की वजह से ये बेहोश हो गया था। तभी उसे पीछे झाड़ियों की हिलने की आवाज आ रही थी। वो खड़े होकर कहती है, आखिर तुम कौन हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से सामने आओ। लेकिन जब वो सामने की तरफ देखती है, वहां पर झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है। उसको देखकर राइनहार्ट मन में कहती है, मुझे लगा वो किसी तरह की इविल स्पिरिट है, बट यहाँ पर तो एक छोटा बच्चा है, आखिर ये बच्चा यहाँ पर कर क्या रहा है, कहीं ये उन बारबेरियंस में से तो नहीं है जो कि नॉर्थर्न माउंटेन्स में रहते हैं। मेरे फादर ने भी इनके बारे में मुझे बताया था। वो यूजुअली कुछ ऐसा करते हैं कि किसी जवान बच्चे को चारे की तरह यूज करके ह्यूमंस को उनके पास लेके आते हैं ताकि उनको विंटर्स में मीट खाने को मिले। वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस छोटे बच्चे से कहती है, मेरे पास मत आना तुम, अगर तुम आगे आए तो मैं तुम पर अटैक कर दूंगी। लेकिन वो बच्चा नहीं सुनता और तेजी से राइनहार्ट की तरफ भागने लगता है। राइनहार्ट उससे चिल्ला के कहती है, मैं एकदम सीरियस हूँ, मैंने कहा ना तुम मुझसे दूर रहो, अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके तो मैं पक्का कह रही हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं रुकता और भागते हुए आ रहा होता है। फिर हड़बड़ाते हुए राइनहार्ट भी अटैक कर देती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहना। लेकिन अगली पल हमें पता लगता है कि वो बच्चे ने उस तलवार को अपने हाथों से पकड़ लिया था, फिर उसके हाथों से खून भी निकलने लग गया था। राइनहार्ट उसको देखकर कहती है, इसने तो डॉज करने की भी कोशिश नहीं करी। फिर वो अपने दूसरे हाथ से राइनहार्ट का हाथ भी पकड़ लेता है। ये देखकर राइनहार्ट कहती है, आखिर ये बच्चा मेरे इतने पास कब आ गया। अरे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी इसके साथी आकर मुझको पकड़ लेंगे और फिर पक्का से मैं इनका डिनर बन जाऊंगी। लेकिन तभी वो उसको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि असल में वो बच्चा उस पर अटैक कर ही नहीं रहा था। वो अपनी जीभ की मदद से राइनहार्ट की उंगलियों पे जो भी इंजरी लगी थी उसको हील करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर राइनहार्ट अपने मन में कहती है, क्या आखिर मेरी उंगलियों पे कब चोट लग गई, हो सकता है जब मैंने उस मर्सनरी को स्वॉर्ड से मारा था उसी वक्त मेरी उंगलियों पे ये चोट लग गई थी। फिर वो उस बच्चे को देखकर कहती है, तो इसका मतलब ये अपनी जीभ से लिख करके मेरी इंजरीज को हील कर रहा था। फिर राइनहार्ट उस बच्चे से पूछती है, वो कोकोनट क्या तुमने उसे फेंका था। लेकिन वो बच्चा तो बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर वो कहती है, ये बच्चा मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह मुझे हार्म कर सकता है। वो उस बच्चे से कहती है, थैंक यू। लेकिन वो बच्चा अब भी बिल्कुल शांत था। राइनहार्ट कहती है, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन असल में तो उस बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। राइनहार्ट अपने मन में कहती है, मुझे लगता है इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा हमारी लैंग्वेज को समझना। इसका मतलब मैं इसको कितनी बार थैंक यू बोलूं, इसको समझ में आना ही नहीं है। चलो पहले मैं इसको थोड़ा ट्रीट कर देती हूँ, क्योंकि इसकी भी इंजरी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब वो बैंडेजेस को चेक करने जाती है, वो देखती है कि जितने भी मैप्स और बैंडेजेस थे वो सभी ब्लड के अंदर सन चुके थे। ये कमीना बास्टर्ड अपने मरने के बाद भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। लेकिन जब राइनहार्ट कमीना बास्टर्ड कहती है, ये सुनकर पीछे से वो बच्चा बोलता है, क्या आपने मुझे बुलाया। ये देखकर राइनहार्ट सोचती है, जरा रुको, क्या ये मुझसे कहना चाह रहा है कि मैंने इसको बुलाया। कहीं इस बेचारे बच्चे को ऐसा तो नहीं लगता कि वो इसका नाम है। इसको देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अभी तक बहुत कुछ झेल चुका है। फिर राइनहार्ट उस बच्चे से कहती है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुमको नहीं मारूंगी, एंड तुम्हारा थैंक्स कि तुमने मेरी जान बचाई। ये कहकर वो उसके सर को सहलाने लगती है। फिर वो कहती है, वैसे भी अब हमें चलना चाहिए क्योंकि जल्दी सूरज ढलने वाला है। एंड इस मैप में ज्यादा क्लियरली तो दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि लुधैन इस डायरेक्शन में है। तभी वो बच्चा सामने आकर उसको रोक लेता है। वो कहता है कि नहीं, इस तरफ मत जाओ। ये देखकर राइनहार्ट मन में कहती है, क्या मैंने सुना है कि वो लोग छोटे बच्चों को इस्तेमाल करके आसपास के इंसानों को कैप्चर करते हैं ताकि उनको खाने के लिए मीट मिल सके। तो क्या मुझे इस बच्चे पे विश्वास करना चाहिए? अरे नहीं, मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है, आखिर ये बच्चा मेरी मदद ही तो कर रहा है। चलो अभी मैं इस पे ट्रस्ट करके देख लेती हूँ। फिर वो उस बच्चे से पूछती है, अगर वो रास्ता सही नहीं है तो हमें किस रास्ते से जाना चाहिए। फिर वो दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए भाग रहा होता है। राइनहार्ट उसे देखकर कहती है, अरे जरा धीरे चलो,
मैं तुम्हारे जितना तेज नहीं भाग सकती। फिर थोड़ी देर बाद सूरज ढल जाता है। राइनहार्ट बताती है, हमें इसी तरह चलते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। फिर वो एक चट्टान के ऊपर चढ़कर सामने की तरफ देखते हुए कहती है, क्या बात है, मैं तो सच में लुधियान को यहाँ से देख पा रही हूँ। हम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए। उस मैप के अंदर भी इस रूट के बारे में नहीं बताया गया था। आखिर ये छोटा सा बच्चा इस रास्ते को कैसे जानता है। फिर वो उस बच्चे से कहती है, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अभी हम यहीं पर रेस्ट कर लेते हैं, फिर कल सुबह हम दोबारा से सफर शुरू करेंगे। वैसे भी अभी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है और इस वक्त हम माउंटेन की एकदम ढलान में है, इस वजह से सामने का कुछ भी दिखेगा नहीं। एंड मैंने अच्छे से आसपास का इलाका चेक कर लिया है, हम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। कल सुबह हम पक्का लुधियाना पहुंच जाएंगे। फिर राइनहार्ट आग को जलाते हुए कहती है, इतनी कड़कती ठंड में फायर भी बहुत धीरे धीरे जल रही है। ये देखकर वो बच्चा राइनहार्ट के हाथों से वो स्टोन को लेकर बहुत ही स्पीड में चिंगारी निकालने लगता है। उसको देखकर राइनहार्ट कहती है, ऐसा लगता है इसको कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है ये करके, मेरी तो इसमें जान ही निकल गई थी। फिर वो उस बच्चे से पूछती है, क्या तुम्हें नो के अलावा कुछ और भी बोलना आता है। फिर वो बच्चा फिर से कहता है, नो। ये देखकर राइनहार्ट कहती है, मुझे लगता है लुधियाना पहुंच के सबसे पहले मुझे इसको अच्छे से बोलना सिखाना होगा। मुझे तो ये सोचकर भी बहुत हैरानी होती है कि आखिर ये बच्चा आया कहाँ से होगा एंड इतने वक्त तक ये यहाँ पर सरवाइव कैसे कर गया। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह का। हमें लुधियाना फोर्ट की एंट्री का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के गार्ड्स राइनहार्ट और उस बच्चे को आते हुए देख लेते हैं। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। वो बच्चा विलेज के अंदर जाने से बहुत ज्यादा डर रहा था और राइनहार्ट उसे बार बार कंफर्ट कराने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम हो कौन, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई गार्डियन नहीं है, तो तुम बस मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में अंदर विलेज में चलते हैं। लेकिन वो बच्चा तो बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है और उसके साथ चलने को तैयार ही नहीं था। ये देखकर राइनहार्ट कहती है, आखिर मैं इसको अब काम डाउन कैसे करूं। तभी हमें उस गार्ड को दिखाया जाता है जिसके पास एक पर्सन ब्रेड लेकर आया होता है। उसको देखकर राइनहार्ट कहती है, ये तो ब्रेड है, ये बिल्कुल सही रहेगा कि मैं उसे खाना दूं। फिर वो भागते हुए उस पर्सन के पास आती है और कहती है कि मुझे इनमें से 2 ब्रेड तुमसे खरीदनी है। फिर वो उन ब्रेड्स को लेकर उस बच्चे के पास आती है और कहती है कि चलो ये भागा तो नहीं यहाँ से, इसका मतलब इसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है इस वक्त। फिर वो उसको बताती है, ये ब्रेड है, इसको इस तरह खाते हैं, तो मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है, इसको खा लो। फिर वो बच्चा उस ब्रेड को लेकर खाने लगता है। राइनहार्ट कहती है, बहुत अच्छे, जब तुम्हारा ये खत्म हो जाए तो तुम एक और ले सकते हो। तो बताओ ये तुम्हें कैसा लगा, टेस्टी है ना ये। फिर वो बच्चा राइनहार्ट को एकदम शर्माते हुए देखने लगता है। राइनहार्ट उसके सर को सहलाते हुए कहती है, तुम कितने प्यारे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे, इस ब्रेड को अच्छे से खा लो। ये सुनकर वो बच्चा कहता है, क्या ब्रेड। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, इसको ब्रेड कहते हैं। तो अगर तुम मेरे साथ इस विलेज में चलोगे मैं तुम्हें बहुत सारी ब्रेड दूंगी, तो फिर अब तुम मेरे साथ चलो। फिर वो शर्माते हुए राइनहार्ट का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ चलने लगता है। राइनहार्ट कहती है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया तुमने। फिर वो दोनों उस विलेज के अंदर एंटर कर जाते हैं। राइनहार्ट उस बच्चे से कहती है, हो सकता है तुम मेरी बात पर विश्वास न करो, लेकिन मैं इस जगह की लॉर्ड हूँ और मेरा नाम सारा है। फिर हमें फोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है, माय लॉर्ड, मैं लुधियाना टेरिटरी की इंचार्ज हूँ, जो कि कई जनरेशन से इसको मैनेज कर रही है। अब लगभग 20 साल बीत चुके हैं जब से कोई लॉर्ड डायरेक्टली लुधियाना विजिट करने आया हो। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, क्या ऐसी बात है, यहाँ तो सब कुछ मैस हो रखा है। सच में अगर इसको हेल्का से कंपेयर करा जाए तो ये तो बहुत ही बेकार जगह है। हेल्का में जो लॉर्ड का मेंशन है वो तो इससे लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा है। हाँ, लेकिन वो मेंशन थोड़ा पुराना हो गया है, उसे बने हुए लगभग 300 सालों से ज्यादा हो गए हैं। फिर वो आगे बताती है, अब जबकि यहाँ पर आधे साल तो बर्फ ही गिरती रहती है, तो इसी वजह से यहाँ पर इनफ फूड भी नहीं होता और यहाँ पर बस 20 सोल्जर्स ही मौजूद है जो कि इस पूरी लुधियाना टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर कोई वॉर तो होगी नहीं, आखिर कौन ही वो पागल होगा जो ऐसे वेस्ट लैंड पर अटैक करेगा। वैसे भी जो मेरी मदर की पेल्डॉन फैमिली है, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि उनकी टेरिटरी इस जगह पर होगी। फिर वो उस लेडी से कहती है, मेरे अंकल, मेरा मतलब जो पहले के लॉर्ड थे, उनकी मुझे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड देखने हैं। फिर वो लेडी कहती है, यहाँ के जो प्रीवियस लॉर्ड थे वो बेल्किन मेट्रोपोलिस के अंदर ही पैदा हुए और पले बढ़े, तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ। तो उन्होंने अपनी जगह किसी और पर्सन को यहाँ की ड्यूटी संभालने को दे दी। जब वो जिंदा थे उन्होंने बस 3 बार ही लुधियाना टेरिटरी को विजिट किया है। ये सुनकर राइनहार्ट मन में कहती है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एरेगेरा बाहर का लॉर्ड उनके अंदर के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती,
क्योंकि वो कमीना बास्टर्ड माइकल अभी तक जिंदा है। अभी तो मैंने अपना एक्चुअल रिवेंज भी स्टार्ट नहीं किया। फिर वो उस लेडी से कहती है, एक क्राउन प्रिंसेस जिसको अपनी पोजीशन से निकाल दिया हो क्योंकि उसने एक क्राइम को कमिट किया है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मुझको हैंडल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं सही कह रही हूँ ना मैडम? ये सुनकर वो लेडी कहती है, माय लॉर्ड, मेरे ऐसे इरादे नहीं थे, आप गलत समझ रही हैं। फिर राइनार्ड कहती है, क्या ऐसी बात है? तो प्लीज अब जो भी मेरी ड्यूटीज है उन पर मुझे अच्छे से गाइडेंस दीजिए। मैं पक्का से इस पूरी टेरिटरी को वापस से रिवाइव कर दूंगी। फिर वो लेडी कहती है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर राइनार्ड कहती है, मेरी अभी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप उसे पूरी कर सकती है? वो कहती है, प्लीज मुझे बताइए माय लॉर्ड, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। राइनार्ड बताती है, मैं अपने साथ एक छोटे बच्चे को भी लेकर आई हूँ। मुझे लगता है ये एक अनाथ है, पर तुम जरा पता करके मुझे बताओ कि आखिर इसका ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करता है। एंड अभी के लिए एक काम करो, इसको नहला दो। फिर वो लेडी एक मेड को बुलाती है और उससे कहती है, जाओ इस बच्चे को जाकर नहला दो। फिर वो मेड उस बच्चे के पास जाती है और कहती है, चलो छोटे बच्चे नहाने चलते हैं। लेकिन वो बच्चा उस मेड को देख के बहुत डर जाता है और नो कहकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर वो मेड भी कहती है, तुम छोटे राक्षस कहाँ भागे जा रहे हो? फिर वो लेडी भी कहती है, आखिर अब ये सब क्या चल रहा है, चलो जल्दी से उस लड़के को पकड़ो। फिर वो मेड कहती है, जैसा आप कहें माय लेडी। ये सब देख के राइनार्ड बहुत खुश हो रही होती है। वो बच्चा पूरे कैसल में इधर उधर भागे जा रहा था और वो मेड उसे पकड़ भी नहीं पा रहे थे। राइनार्ड कहती है, ये सब देख के मुझे कितना मजा आ रहा है। तभी पीछे से वो लेडी आती है और कहती है, माय लॉर्ड। फिर राइनार्ड कहती है, क्या बात हो गई, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? मुझे इस बच्चे के जन्म के बारे में पता लग गया है। असल में यहाँ पर एक वर्कर है जो कि फूड को ट्रांसफर करता है, उसको इसके बारे में कुछ पता है। ये सुनकर राइनार्ड कहती है, क्या सच में? क्या इसके कोई पेरेंट्स हैं? इसका नाम क्या है और इसकी एज कितनी है? फिर वो सर्वेंट लेडी बताती है, माय लॉर्ड, उस बच्चे की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अपीरेंटली हमें ये पता लगा है कि ये क्रोना फैमिली का सन है जिसने बारबेरियंस की रेड के वक्त पे बहुत सारे लोगों को ब्रूटली मारा था। ये सुनकर राइनार्ड मन में कहती है, क्या कहा क्रोना फैमिली? तो क्या ये वही पर्सन नहीं है जो कि मेरी पिछली जिंदगी में माइकल एलन क्विज का मैड डॉग था, जो उसका हर एक डर्टी काम करता था? फिर हमें उस मैड डॉग का नाम बताया जाता है, विल क्रोना। एक ऐसा आदमी जो सडनली कहीं से भी अपेयर हो गया एंड फिर पूरे एलन क्विज एम्पायर का वॉर हीरो बन गया। लोग कहते हैं कि इसका आधा ब्लड बारबेरिक ओरिजिन का है, लेकिन मुझे असलियत पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में तो ये एम्परर का चाइल्ड है। फिर हमें 17 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब एम्परर नॉर्थ की तरफ फाइट कर रहा था। उसे क्रोना फैमिली की एक यंग लेडी मिली और उसे उसके साथ प्यार हो गया। फिर उन दोनों के बीच में एक बच्चा हुआ और फिर जब एम्परेस को इस बारे में पता लगा तो वो गुस्से में कहती है, तो तुम कह रहे हो कि एक छोटी सी फैमिली जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर में रहती है, उसकी इतनी औकात है कि वो एम्परर का चाइल्ड लेके घूमे? एक लौता मेरा माइकल ही कॉफी है जिसके पास एम्परर का ब्लड है। फिर वो एक नाइट से कहती है, तो जाओ तुम जाकर एक काम करो, पूरी की पूरी क्रोना फैमिली को जला दो और मेक श्योर करना कि वहाँ पे कोई भी एक सिंगल पर्सन जिंदा ना बचे। उसके बाद पूरी क्रोना फैमिली पर बिट्रेयल का इल्जाम लगा के उन सभी को बहुत ब्रूटली मार दिया गया और उस लेडी और उसके छोटे बच्चे पर भी बिल्कुल दया नहीं दिखाई गई। सबको लगा कि विल क्रोना मर चुका है। फिर कुछ समय बाद जब माइकल एलन को इस 34 साल का हुआ, ठीक हमारे डिवोर्स लेने के 10 साल बाद माइकल उसे वापस लेकर आया। ये वॉर के अंदर कुछ इस तरह लड़ा था कि पूरी बैटल फील्ड में इसका नाम सुन के लोग थर थर कांपने लगते थे। और फिर उसे मैड डॉग का निकनेम मिला क्योंकि वो रॉयल्टी के साथ कुछ ज्यादा ही लॉयल था। एंड जितने भी इसकी अचीवमेंट्स थी वो सभी इसके मास्टर माइकल एलन क्विज को मिल गई थी। फिर जल्दी पूरे एम्पायर के लोग माइकल एलन क्विज के नारे लगाने लग गए थे क्योंकि वो बास्टर्ड नया एम्परर बन चुका था। फिर प्रेजेंट में राइनार्ड कहती है, मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि मैं अपना रिवेंज अच्छे से ले ही पाऊंगी। और जब हेल्का टेरिटरी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ये पर्सन पहले से ही वॉर के लिए रेडी था। सो कुछ इस तरह में विल क्रोना से मिली। भले ही उस वक्त मेरे पास हेल्का की बहुत ज्यादा मिलिट्री फोर्स थी एंड बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं इससे फेस टू फेस मिल पाऊं। फिर थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है वो बच्चा नहाकर आ जाता है। उसको देखकर राइनार्ड कहती है, क्या बात है, नहाकर तो तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी वो मेड्स कहती है, मुझे माफ करना माय लेडी, हम आपकी इसमें ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन वो हमें पास आने ही नहीं दे रहा। फिर राइनार्ड कहती है, अरे कोई बात नहीं, अब आगे का मैं संभाल लूंगी, क्योंकि अगर ये मैंने खुद से नहीं किया तो ये मुझे फॉलो नहीं करेगा। देन मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचती, तुम सभी अब यहाँ से जा सकती हो।
फिर वो सभी मेड्स कहती है जैसा आप कहें माय लेडी, और वो सभी वहां से चली जाती है। लेकिन अब मनी मन रायनार्ड बहुत घबरा रही होती है, ये सोच के कि जो सामने बच्चा बैठा है वो असलियत में विल क्रोना है। ये सोचकर ही वो बहुत ज्यादा कांप रही होती है। लेकिन इसके बाद वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है अब जब तुम अच्छे से नहा लिए हो तो क्या हमें रेस्टोरेंट चलना चाहिए, वहां पर बहुत सारी ब्रेड मिलेंगी। ये सुनकर वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वो ब्रेड का नाम सुन के इधर उधर खुशी से दौड़ने लगता है। उसे देखकर रायनार्ड कहती है अगर ये बच्चा सही में विल क्रोना है तो फिर मुझे अपनी इस जिंदगी में इसको अपनी साइड लेना ही होगा। ये कहकर वो रोते हुए कहती है ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। फिर वो अपने फादर को थैंक्स कहती है क्योंकि उन्होंने उसे एक नई जिंदगी दी जिसमें विल क्रोना उसको सपोर्ट करेगा। तभी दरवाजे के पीछे आवाज आती है। ये देखकर वो खुद को संभालती है और कहती है अभी तो बस शुरुआत हुई है, मैं इस बार अपना रिवेंज पक्का से लेकर रहूंगी। फिर वो उस बच्चे से कहती है अच्छा तो ये तुम थे, चलो मेरे पास आ जाओ। वो कहती है मुझे अपनी इस लाइफ में विल क्रोना को कुछ भी करके अपनी साइड पर लेना ही होगा। फिर वो बच्चा अपने साथ एक ब्रेड को लेकर आया होता है। रायनार्ड पूछती है क्या ये मेरे लिए है। फिर उसको लेकर वो कहती है मुझे ये देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुमसे आज एक बात कहने वाली हूँ, तुम बड़े होके बहुत महान नाइट बनोगे। लेकिन उस बच्चे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये देखकर वो कहती है अरे नहीं, मेरा मतलब तुम मेरी एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। आज के बाद से तुम्हारा नाम विलियम होगा। मुझे लगता है विलियम तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। फिर वो अपने मन ही मन कहती है माइकल एलन कोइज। वो इस बार इस बच्चे पे हाथ नहीं जमा पाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विलियम पढ़ाई करना शुरू कर देता है एंड रायनार्ड उसके बाल बनाते हुए मन में कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये बच्चा 16 साल का है। तभी पीछे से वो सर्वेंट आती है और कहती है मुझे माफ करना माय लेडी, क्योंकि मैं इस बार भी आपकी मदद नहीं कर सकती। फिर रायनार्ड कहती है अरे कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये चाइल्ड ही बड़ा शर्मीला है। फिर वो सर्वेंट से पूछती है तो क्या तुम यहाँ के सिटीजन्स को राशंस देने वाली हो। फिर वो सर्वेंट कहती है हाँ बिल्कुल माय लेडी, क्योंकि आप तो जानती है लुधियाना की विंटर बिल्कुल मर्सीलेस होती है। अगर हमने सिटीजन्स को राशन नहीं दिया तो वो भूख से तड़प कर ही मर जाएंगे। फिर रायनार्ड पूछती है तो क्या हम लोग नमक, गेहूं और मक्के को देने वाले हैं। लेकिन जब रायनार्ड उनके प्राइस को देखती है वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर वो सर्वेंट से कहती है मुझे लगता है हम मक्के को तो यहीं पर उगा सकते हैं, फिर उसे ग्राइंड करके पाउडर में पीस के लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सुनकर वो सर्वेंट कहती है वैसे माय लेडी ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं है जिससे ऐसा करना पॉसिबल हो सके। ये सुनकर रायनार्ड कहती है हाँ देखा जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पर रहने वाली मैंस की काउंटिंग भी करें तो वो सभी 100 से भी कम होंगे। इसके अलावा माय लेडी क्या आपने अपने ब्रेकफास्ट में प्लम टर्की को खाया नहीं जब आप कैपिटल में थी। फिर रायनार्ड कहती है तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमें ये लुधियाना में नहीं मिल सकता। फिर वो सर्वेंट कहती है यस माय लेडी, क्योंकि जो गार्ड कैप्टन है वो भी गीज की हंटिंग करने गए हैं। जिनको नहीं पता गीज एक तरीके पंछी होते हैं। फिर रायनार्ड पूछती है क्या यहाँ पर कोई और गेस्ट भी आएगा थैंक्सगिविंग पर। फिर वो सर्वेंट बताती है अब जैसा कि आप जानती है कि लॉर्ड ऑफ लुधियाना बहुत समय से एब्सेंट थे, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। फिर रायनार्ड उसे कहती है ऑलराइट मैं समझ गई, तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। फिर वो थोड़ा बाहर की तरफ टहलते हुए कहती है सच में ये पूरी टेरिटरी तो बहुत ही ज्यादा गरीब है। ये तो हेल्का से बिल्कुल अपोजिट है जो कि मुझे मेरे लास्ट लाइफ में मिली थी। वहां पर मेरे पास 3000 सोल्जर्स थे एंड वो लोग हर साल अपने वेपन्स को चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इस साल मैं सोच रही हूँ कि मैं गार्ड्स को ड्राइड एप्पल गिफ्ट करूँ। फिर वो अपने मन में कहती है अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं अपना रिवेंज कब ले पाऊंगी। फिर विलियम भी रायनार्ड को तकलीफ में देखकर उसकी तरफ देखने लगता है। फिर रायनार्ड उसे कहती है अरे नहीं विलियम, मुझे माफ करना, मैं तुमसे नहीं कह रही थी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे सामने इस तरह की बात दोबारा नहीं करूंगी, मुझे माफ करना। लेकिन फिर विलियम हमेशा की तरह कहता है नो। ये देखकर रायनार्ड कहती है अरे माफी मांगना बंद करो, वैसे भी क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया। फिर वो उसकी नोटबुक को देखकर कहती है तुम छोटे शैतान, तुम दिन में भी सपने देख रहे थे। इसमें तो तुमने मैडम सारा और मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको लिखा हुआ है, तो क्या मुझे तुम्हें मेरा सेक्रेटरी बना लेना चाहिए। वैसे इसको भी देखा जाए तो तुमने अच्छा ही किया। सच में विलियम को पढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं है, लेकिन स्ट्रीट में चलते हुए आसपास के लोग रायनार्ड को देखकर कहने लगते हैं मुझे लगता है यहाँ की ये जो नई लॉर्ड है वो अपने फादर को खोने के बाद कुछ ज्यादा ही पागल हो गई है, क्योंकि इसने क्राउन प्रिंस को स्टैब जो किया था। तो यही सब सोच के वो मन में कहती है तो इन्हीं रीजन की वजह से मुझे इसको पढ़ाना ही होगा
ताकि इसे बहुत सारी नॉलेज मिल सके और ये अच्छे से ग्रो कर सके। फिर हमें विलियम को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस गार्ड को डिफीट कर देता है। फिर वो हमेशा की तरह नो कहकर राइनहार्ट के पास चले जाता है। राइनहार्ट उसके सर को सहलाते हुए कहती है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। फिर वो मन में कहती है, सच में मुझे नहीं लगता कि इस पूरे विलेज में यहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद है जो इसको स्वॉर्डमैनशिप सिखा सके, क्योंकि मैं तो इसको ये सिखा नहीं सकती। अगर मेरी जगह माइकल होता तो पक्का से वो एक अच्छे टीचर को तो ढूंढ ही लेता। माइकल को अच्छे से पता था कि विलियम एम्परर का सन है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता ये जानते हुए भी उसने विलियम को पाला क्यों। अगर सच में उस बेवकूफ को कुछ सीक्रेट पता था फिर तो मुझे पता करने में बहुत मुश्किल होगी। तभी उसके माइंड में एकदम से एक रिंग आती है। वो कहती है, क्या इसके पास जो रिंग है वो कुछ ऐसा है जो कि इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करता है? अरे नहीं, ये मैं क्या बकवास सोची जा रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर में विलियम जब उसका होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, राइनहार्ट उससे कहती है, बहुत अच्छे, तुमने अच्छे से कंप्लीट किया। लेकिन फिर अगले ही पल विलियम उसके एकदम पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए उसके गले के पास स्मेल करता है। ये करके वो बहुत शर्मा जाता है और फिर वहां से भाग लेता है। ये देखकर राइनहार्ट कहती है, आखिर ये इसने अभी क्या किया, सच में ये कितना प्यारा है। फिर वो आगे कहती है, मैंने सुना है कि अगर हम थैंक्स गिविंग पर हंसते हैं तो हमारा जो लक है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फिर थोड़े समय बाद वहां पर एक पर्सन आता है। उसे देखकर राइनहार्ट कहती है, डेट्रिक, आखिर तुम यहाँ पर आई गए। फिर वो पर्सन अपने घुटनों पर आकर कहता है, यो हाइनस, क्या आप यहाँ पर अच्छे से रह रही है? फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है, माय लेडी, मैं सच में आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एंड मुझे माफ करना, मुझे आपके बारे में न्यूज बहुत देरी से मिली और जैसे ही मुझे पता लगा मैं जल्द से जल्द यहाँ के लिए निकल गया। यो हाइनस, अब बिना किसी के एस्कॉर्ट करे यहाँ तक कैसे पहुंच गई? लेकिन उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर राइनहार्ट को ऐसे इमोशनल देखकर डेट्रिक कहता है, अरे नहीं माय लेडी, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक पहुंच गई वही कॉफी है। फिर हमें विलियम को दिखाया जाता है जो उन दोनों को एक साथ ऐसे देख रहा होता है। तभी राइनहार्ट बताती है, डेट्रिक अर्नेस्ट, जो मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त है एंड इसी के साथ मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी। और ये पर्सन उन नाइट्स में से एक था जिन पर मेरे फादर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया करते थे। एंड हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। फिर डेट्रिक कहता है, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो नॉर्थर्न रीजन है ये इतना ज्यादा ठंडा होगा। जब मैंने मेरा आखिरी माउंटेन क्रॉस किया था मैं अपना थोड़ा रास्ता भटक चुका था क्योंकि मुझे लगा कि आप यहीं कहीं बर्फ के नीचे दब गई होंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए थे। फिर राइनहार्ट कहती है, तुम्हें लगता है तुम बहुत फनी हो, है ना? एंड वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अब किसी तरह की योहाइनस नहीं हूँ। फिर डेट्रिक पूछता है, तो फिर मुझे आपको क्या बोलना चाहिए? इसी बीच विलियम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाता है। फिर राइनहार्ट उसे बताती है, क्या तुम मेरी शादी से पहले मुझे मिस नहीं कहा करते थे? फिर डेट्रिक कहता है, अब जब आपको एक टाइटल मिल चुका है तो फिर मुझे आपको योर लेडीशिप कहकर बुलाना चाहिए। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, ओह माय गुडनेस, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फिर डेट्रिक उससे कहता है, माय लेडी, मुझे लगता है आप पहले से बहुत बेटर कर रही हैं यहाँ पर। मैं आपको लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था क्योंकि ये पूरी टेरिटरी बिल्कुल बंजर है। फिर राइनहार्ट कहती है, अगर मैं इसको हल्का से कंपेयर करूँ तो इसको मैनेज करने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर वो सोचती है, अरे नहीं, ये तो मेरी पास्ट लाइफ की बातें हैं। फिर वो तुरंत ही बात को चेंज करते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब मैं थोड़ी शॉक हो गई यहाँ के हालात को देखकर क्योंकि मैं पहले क्राउन प्रिंसेस जो थी। फिर डेट्रिक पूछता है, फिर माय लेडी, आपका आगे का क्या प्लान है? वो कहती है, लेकिन तुम इतने क्यूरियस क्यों हो जानने के लिए? ये सुनकर डेट्रिक कहता है, मुझे माफ करना माय लेडी, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया ऐसा क्वेश्चन पूछ के। वो कहती है, अरे नहीं, आप बिल्कुल खुलकर बात कीजिए। आगे डेट्रिक कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, माय लेडी ने अपना समय उस क्राउन प्रिंस पे वेस्ट किया। फिर थोड़ी देर तक वो दोनों शांत रहते हैं। फिर राइनहार्ट अपने मन में कहती है, अगर डेट्रिक कम से कम 1 साल बाद भी आता तो मैं उसका वेलकम अच्छे से कर पाती, लेकिन ये तो मेरी डीथ्रोन होने के 3 से 4 महीने के अंदर आ गया। अभी तक तो क्राउन प्रिंस भी रिकवर नहीं हुआ अपनी इंजरी से, और पूरे एम्पायर में जितने भी नोबल्स हैं वो इन दिनों एम्परर के ऑर्डर को कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये इस जैसे क्रूशियल मोमेंट में भी मेरे पास आ गया। फिर वो कहती है, डेट्रिक अर्नेस्ट, क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली से निकाल दिया गया या फिर तुमने उनको छोड़ दिया ताकि तुम मेरे पास आ सको? फिर डेट्रिक कहता है, अगर आपको जानना ही है तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये सुनकर वो कहती है, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें निकाल दिया जब तुमने ये कहा कि तुम्हें फैमिली से निकलना है। फिर वो एकदम सीरियस होकर कहता है, हाँ वैसे हो सकता है आप सही कह रही हो। आगे डेट्रिक कहता है, मुझे लगता है माय लेडी माइकल एलन को इस अभी भी रुकेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रहा होगा आपको रास्ते से हटाने के लिए। तो इसी बीच अब जब आप एक क्रिमिनल हैं तो वो पूरी तरह से ट्राई कर रहा है कि आपकी मार्कस फैमिली के जितने भी असेट्स है उनको ले सके।
वो भी बहुत बेकार तरीके से। वो बस लैंड को ही हथियाने की कोशिश नहीं कर रहा, बट वहाँ के नाइट्स को भी कैप्चर कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लिंक के फैमिली की स्ट्रेंथ तो मिलिट्री पावर है और वो उसी को हथियाने की कोशिश कर रहा है। एंड ये सब करते हुए मैं बस यूं ही उसे बैठकर देख नहीं सकता। तो फिर क्या था, मुझे आपकी याद आई और मैं आपके पास चला आया। ये सुनकर रायनाट हंसते हुए कहती है, देखकर तो ऐसा लगता है लॉर्ड अर्नेस्ट मुझे बिजली का झटका देकर मारना चाहते हैं। ये सब कुछ मुझे सुनाकर फिर वो अपने मन में कहती है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये यहाँ पर मेरी लॉयल्टी लेने के लिए आया है। आगे वो डेट्रिक से कहती है, सर मुझे माफ करना, लेकिन इस एरिया में हम सभी वर्कर को न्यू ईयर पे स्टार एनएसएस दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, स्टार एनएसएस ये क्या चीज होती है? रायनाट बताती है, ये कुछ ऐसा है जिसको आप टी में डुबो सकते हैं। फिर डेट्रिक कहता है, वैसे भी मुझे टी इतनी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर रायनाट कहती है, क्या सच में आपको टी पसंद नहीं है? लेकिन सर फिर भी आपके लिए यहाँ पर कुछ करने को है ही नहीं। फिर डेट्रिक कहता है, वैसे मुझे देखकर तो ऐसा लगता है जब मैंने इस लुधैन मेंशन में एंट्री मारी थी यहाँ पर तो 50 गार्ड्स भी नहीं थे। रायनाट कहती है, हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर बस 30 गार्ड्स हैं। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, क्या सच में? फिर रायनाट कहती है, हाँ सच में यही रियलिटी है। ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, इसका मतलब डेट्रिक अर्नेस्ट को रिंग लीडर बनना होगा। फिर रायनाट ये सोच के थोड़ी परेशान हो जाती है कि क्या सच में यहाँ पर डेट्रिक के लिए कोई सुटेबल काम नहीं है। तभी उसे विलियम की स्वॉर्ड प्रैक्टिस याद आती है। फिर वो डेट्रिक से कहती है, कैसा रहेगा कि तुम एक स्वॉर्डमैनशिप टीचर बन जाओ बजाय रिंग लीडर बनने के। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माफ करना माय लेडी, लेकिन क्या आप मुझे बच्चों को सिखाने के लिए कह रही है? फिर रायनाट कहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम बहुत हद तक सही हो। तुमने थोड़ी देर पहले एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ देखा होगा, अभी वो मेरे ख्याल से डाइनिंग टेबल पर बैठा होगा। इसकी रिप्लाई में डेट्रिक कहता है, माय लेडी मैं इसके लिए रेडी तो हूँ, लेकिन मुझे कंपनसेशन के तौर पर मुझे एक स्टैक ऑफ वीट तो चाहिए कम से कम। फिर रायनाट कहती है, चलो फिर एक स्टैक ऑफ वीट और साइड डिश के तौर पर गूस कैसा रहेगा, क्योंकि आज रात डिनर में हम वही खाने वाले हैं। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, मुझे लगा तो माय लेडी आप ये तो बिना पूछे ही दे देंगे मुझे। फिर रायनाट कहती है, वैसे अगर तुम्हें गूस पसंद नहीं है तो तुम भूखे भी रह सकते हो। वैसे भी मेरे पास किसी गेस्ट के लिए कोई लग्जरी खाना तो है नहीं यहाँ पर जो मैं उनको फीड करा सकूं। फिर वो दोनों विलियम के पास पहुंच जाते हैं। फिर रायनाट विलियम से कहती है, विलियम इनको हेलो करो, और डेट्रिक से कहती है, देखो ये वो बच्चा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो यार तुम में से बहुत लोग बोल रहे थे कि इस सीरीज को पहले से ही एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस सीरीज के बस 15 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करा है एंड करेंटली इसके 90+ चैप्टर अवेलेबल है, तो हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। एंड ऑल्सो जो लेडी डिबोरा का सीजन 2 है, अगली वीडियो उसी पर आएगी, तो तुम लोग 2 से 3 दिन का और वेट कर लो। एंड हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।